हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये कहानी प्रमोद और प्रमोद भाई भाभी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रमोद कहता, एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। और तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो। मैंने उधर टेबल पर रखे हैं। ये सुन के मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी फिर से बोली, प्रमोद वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। ये सुन के मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन भाभी को कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। बल्कि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया। मैं भाभी को देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। भाभी ने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर दौड़कर चला गया और भाभी को कपड़े दे दिए। भाभी ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगा और घर में हम दोनों के सिवा और भी कोई नहीं था। बस घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आए और नमस्कार दोस्तों में। प्रमोद, यह तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वह हर वक्त शॉर्ट कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाते थे और भाभी बचपन से ही काम ज्यादा नहीं करते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उसका पकड़ना बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत ही गले लगा लिया करता था और मजे लेने लगता था। मैं एक फेस्टिवल उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए थे। हर दिन सुबह के वक्त भाई काम पर जाते थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी भाभी ने फिर से बोला, वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी के कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। मैं भाभी का रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। तभी फिर से भाभी की आवाज आई और मुझे बुलाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दे दिए। भाभी ने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में और हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। बस हम दोनों ही घर पर थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनको पीछे से देख रहा था। कुछ टाइम बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, प्रमोद तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकल गया और नहाने अंदर चला गया। उधर भाभी के अंदर वाले कपड़े लटके हुए थे। मैंने उसे हाथ में ले लिए और उसकी महक में खो गया और फिर नहाने लगा। और नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होने लगा। मैंने भाभी से पूछा, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? भाभी ने बोला, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर भाभी बातें करती हंसती खेलती खाना बनाने लगी। दोपहर के भोजन के बाद हम आराम करने चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, प्रमोद तुम भी इधर ही सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। भाभी की आवाज में कुछ खास था और उस पर कई सवाल खड़े हो गए। भाभी बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को आराम दे सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो? तो भाभी ने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा। मैं भाभी के पीछे ही पड़ गया और बोला, भाभी बोलो, थकान हो रही है तो मैं आराम दे सकता हूँ। फिर भाभी ने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे भाभी के पैर दबाने लगा और आराम देते देते भाभी के घुटनों को भी आराम देके मैं रुका और अब भाभी की वह चीज भी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी आराम देना है क्या?
तो भाभी बोली, हाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा। धीरे धीरे कपड़े उठाए और मैं भाभी का आकार भी देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। भाभी बोली, प्रमोद अब रुको, अब मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भाभी मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम दोस्त है ना। भाभी बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। जब मैं छोटा भी था तो भी ऐसा ही करती थी। फिर गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे इसीलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट लेकर सो रही थी, लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के साथ होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, शांत रहो प्रमोद, शोर मत करो, सुबह के 4 बजे है। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और भाभी मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे वह घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया और मैं भाभी पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से दिखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना तैयार हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी चादर में सो गए। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने भी गले लगाया। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? भाभी ने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। और मैंने कुत्ता और कुतिया को करते देखा था। और भाभी बोली, वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी यह क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? भाभी जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे गले लगा लो। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। भाभी ने कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन कराऊं। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और मैं भाभी से बोला, भाभी मेरी जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है दिखा। मैंने तुरंत चेन खोल दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द होता है?
मैंने कहा। आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। और वह बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनकी आवाज ने मुझे शांत कर दिया। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, प्रमोद, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस से दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी की तबीयत खराब हुई और उल्टी हुई और भाभी यह देखकर चकित हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और आपको कहानी कैसी लगी? और स्वागत है आपका फिर से एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और मोटिवेट है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अभिषेक लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉयल किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, अभिषेक खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हाय दोस्तों, तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपिका है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई के साथ। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति साहिल घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। साहिल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा अभिषेक उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन अभिषेक ने साहिल को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर अभिषेक को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। अभिषेक मान गया और बहुत खुश हो गया। अभिषेक मेरे कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। अभिषेक ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अभिषेक मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं साहिल को खाना खिला रही थी, तब अभिषेक भी हमारे पास बैठा था। फिर अभिषेक अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। साहिल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने साहिल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे।
साहिल ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीपिका, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद साहिल सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर अभिषेक को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन अभिषेक अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर अभिषेक ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अभिषेक ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं। अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अभिषेक ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना। अभिषेक बोला, नहीं मौसी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो अभिषेक। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अभिषेक के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही अभिषेक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। अभिषेक मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अभिषेक मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अभिषेक मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। अभिषेक को आए हुए 11 से 13 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अभिषेक ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अभिषेक तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी हेल्प कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज
अभिषेक हेल्प ले ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अभिषेक नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और अभिषेक के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अभिषेक अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अभिषेक, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, अभिषेक बोला। अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा। ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अभिषेक का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसीलिए वह थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे अभिषेक रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? अभिषेक बोला, माँ कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है मौसी, मैंने कहा। तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी अभिषेक बोला, मौसी मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकलो। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक के हेल्प में हाथ तेज होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि अभिषेक का काम तो पहले ही खत्म चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से अभिषेक को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही अभिषेक का नशा उतरा, उसने हड़बड़ा हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और साहिल को कमरे में देने के लिए चली गई। साहिल भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। साहिल बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी है। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? दीपिका, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो कहकर काम की स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना दीपिका, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद साहिल ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं अभिषेक के कमरे में उसे देखने के लिए तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं अभिषेक को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है? अभिषेक, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। अभिषेक बोला, मौसी, वह मैंने पहली बार काम ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने अभिषेक को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज अभिषेक के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूँ कि सारी उम्र आपके ही घर रहूं। इन 13 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है। और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं, लगता है। अभिषेक मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा।
जब अभिषेक सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं। और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि काम वाली ही समझना। अभिषेक बोला, मौसी एक बात और है, मेरा तो काम करते ही निकल जाता। मैं बहुत काम करता हूँ, मैंने उसे कहा। इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस काम के लिए तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही अभिषेक खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे साहिल को नहलाना भी था। जब साहिल जी नहा लिए तो अभिषेक उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही अभिषेक ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 9 बज चुके थे और साहिल की दवाइयों का समय हो रहा था। इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। साहिल की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थी ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। साहिल दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि साहिल सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जोड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार साहिल लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं अभिषेक को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने अभिषेक से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह अभिषेक की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन अभिषेक पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का काम मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद अभिषेक थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम पूजा करके, तो अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और साहिल को दे आई। इसके बाद मैं अभिषेक को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत पूजा तो नहीं कर ली? मुझे लगा कि शायद अभिषेक को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अभिषेक, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। पूजा करने में प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। अभिषेक ने सर हिला दिया और बोला, मौसी,
अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और अभिषेक फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और अभिषेक के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं अभिषेक से पूजन करवा लेती। इसी बीच अभिषेक के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया। अब मेरे पति साहिल भी चलने फिरने लगे थे तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। अभिषेक अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं साहिल को सुलाकर अभिषेक के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं अभिषेक से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं क्योंकि मैंने इसके रिश्ते को खराब किया है, लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में ये गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की शिक्षा, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में दीपिका अपने पति साहिल की देखभाल करती है। जब वह दुर्घटना में घायल होते हैं, यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तो वह अधिक मजबूत और स्थायी होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए तब तक के लिए हमें इजाजत दे, मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ में।